नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग बैंकिंग टॉपिक का दूसरी सीरीज या उसको जो जहां तक पहले से पढ़ा था एक इंट्रोडक्शन के रूप में, उससे आगे से हम इस चीज को ले रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़िए और इस टॉपिक को आप अपने जितने भी नोट्स बना रखे हैं या किसी भी कोचिंग से आपने कर रखे हैं, तो ये सर्वोत्तम नोट्स मैंने बनाए हैं, तो उससे मैच करके आप लोग अपनी तैयारी को और पुख्ता कीजिए। मतलब तो देखो सुनो, बैंक के जो प्रकार होते हैं या जो टाइप्स होते हैं वो है अपने अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक मतलब कि वे बैंक जिन्हें आरबीआई, देखो जो बैंक है वो अलग अलग प्रकार हम बता रहे हैं, इसमें से आपको सारा जैसे एसबीआई भी आएगा, सब चीजें आएगी। तो आपको पहले अनुसूचित बैंक, तो वे बैंक जिन्हें आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची मतलब सेकंड अनुसूची के तहत और स्थापित किया गया हो, वे अनुसूचित बैंक कहलाती है। तो ध्यान रखना, वे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल के तहत स्थापित किए गए हैं वो अनुसूचित या फिर शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। ठीक है ना। देखो अब जो काम का पॉइंट है वो ये है कि इनकी स्थापना के लिए मिनिमम 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। मतलब 500 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब इस तरह की बैंक की कैटेगरी में ये बैंक आएंगे। तो ये एक बिल्कुल ही कॉमन सा टॉपिक है जो आरबीआई की एक्ट 1934 की धारा सेकंड शेड्यूल के तहत स्थापित होने चाहिए और जिनकी में मिनिमम कैपिटल पूंजी जो स्थापना के वक्त होनी चाहिए वो 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए, तो वो अनुसूचित बैंक कहलाएगी। अब हम लोग जैसे एक वाणिज्यिक बैंक है जिनको कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं और एक सहकारी बैंक है जिनको हम कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। अब इन दोनों का मैंने कंपैरिजन कर लिया है, मतलब कि भाई अगर कोई भी बैंक संसदीय एक्ट द्वारा स्थापित की जाती है या फिर जो ये जो वाणिज्य बैंक है वो संसदीय एक्ट द्वारा या संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित की जाती है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखना, ये संसदीय एक्ट के द्वारा स्थापित की जाती है, ठीक है ना, और ये राज्य विधानमंडल के कानून के तहत स्थापित की जाती है। तो ये एक तरह से केंद्रीय बैंक है और ये राज्य स्तर पर बैंक होते हैं। राज्य विधानमंडल, अगर विधानसभा है तो विधानसभा, और दोनों विधानसभा और विधान परिषद है तो दोनों विधान मतलब दोनों अंगों के साथ राज्यपाल के हस्ताक्षर होकर जो कानून के तहत आप पारित कराओगे तो उससे जो बैंक की स्थापना होगी वो सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक कहलाएगी। मतलब और आपको पता ही है 97 आर्टिकल अमेंडमेंट के तहत सहकारी बैंकों को अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। ध्यान रखना, मतलब ये एक स्तरीय बैंक है, मतलब कि जो कॉमर्शियल बैंक है एक ही लेवल पे होती है, ठीक है ना, एक ही स्तर होता है। केंद्रीय स्तर पर है तो है या जहां भी है एक ही लेवल है इनका। लेकिन ये जो अपनी सहकारी बैंक है ये त्रिस्तरीय है। मतलब 3 स्तरीय कौन कौन सी, अब जैसे राज्य स्तर की है, एक तो राज्य स्तर पे, एक जिला स्तर पे और एक ग्राम पंचायत स्तर पे। तो जो जिला राज्य स्तर पर होती है उसे अपेक्स बैंक कहते हैं। तो भाई ध्यान रखना, ये कभी क्रॉस वर्ड मिलाने में भी आता है और कभी कभी सीधा नाम भी पूछ लिया जाता है कि राज्य स्तर पर कोऑपरेटिव बैंक की जो शाखा कार्य करती है या जो ब्रांच कार्य करती है या जो बैंक का स्वरूप कार्य करता है उसका क्या नाम है। तो ध्यान रखना, राज्य स्तर पर करती है उसका अपेक्स बैंक, जो जिला स्तर पर करती है उसका सेंट्रल बैंक। देखो ध्यान रखना, काम तो जिला स्तर पर कर रही है पर नाम इसका सेंट्रल बैंक है, ना कि केंद्रीय बैंक। ध्यान रखना। और जो अपने बिल्कुल ही ये तो आप भली भांति परिचित होंगे, कोऑपरेटिव बैंक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मतलब अपने ग्राम पंचायत स्तर पर हर जगह सहकारी समिति जिसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बोलते हैं, वो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो एक तरह से ये त्रिस्तरीय है और ये एक स्तरीय ढांचा होता है। अब एक देखो, ये वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में है। मतलब कि इनकी जो पूंजी है वो कितनी है भाई, 500 करोड़ रुपए। ये ध्यान रखना, 500 करोड़ रुपए इनकी लागत पूंजी या कैपिटल पूंजी होती है। मतलब कॉमर्शियल बैंकों की ध्यान रखना, इनकी ये नहीं होती है। मतलब 500 करोड़ होना कोई जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, इसका कार्य क्षेत्र असीमित है। मतलब कि कार्य क्षेत्र जैसे लोन वगैरह देना, कृषि ऋण भी देना, उद्योगों को भी देना, वाणिज्य स्पेशली जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है वो बड़े ऋण देना, लघुकालिक देना, दीर्घकालिक देना, मध्यम श्रेणी के ऋण देना, सारी चीजें इसमें शामिल है। इसका इतना नहीं है, ये स्पेशली कृषि के क्षेत्र में और किसानों के क्षेत्र में ज्यादा काम करती है। कोऑपरेटिव जो सेक्टर है उसमें ज्यादा काम करती है। और सहकारी बैंक या सहकारिता का वैसे भी एक सिद्धांत होता है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये इसका नारा होता है सहकारिता का, मतलब ना कि सहकारी बैंक का। देखो इन्हें रिफाइनेंस करने की सुविधा आरबीआई प्रदान करती है। मतलब अगर कभी इनमें जब पैसे की किल्लत हो और पैसे अगर देने पड़े, मतलब वापस इनको पुनर्जीवित करने के लिए रिफाइनेंस,
तो इनमें आरबीआई करती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब। और इन्हें मतलब कि सरकारी बैंकों को रिफाइनेंस का कार्य नाबार्ड करता है, नाबार्ड बैंक करता है मतलब, ठीक है ना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक करता है, ध्यान रखना भी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो नाबार्ड है वो इसको रिफाइनेंस करती है, मतलब पैसे देती है या वित्तीय सहायता देती है। और एक चीज दोनों के लिए कॉमन है, इसीलिए दोनों में लिख लिया है कि इन दोनों ही बैंकों को, मतलब कि कॉमर्शियल बैंकों को भी और सहकारी बैंकों को भी आरबीआई के नियमों की पालना करना अति आवश्यक है, मतलब अति आवश्यक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो एक छोटी सी जो चीज और थी वो मैंने आपके लिए लिख ली है, मतलब कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, है ना, आरआरबी। तो ये उसी का बैंक का स्वरूप, ये क्या होती है, कब है, क्या है, इसके 4-5 पॉइंट जो खास खास है वो मैंने एक जगह लिख लिए है कि 2 अक्टूबर 1975 को, एक तो ये तिथि याद रखनी है आपको, 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। शुरुआत में जो स्थापित की गई थी वो कितनी थी, 5, ध्यान रखना भी कितनी थी, 5, और 2 अक्टूबर 1975 को। बाद में इनकी संख्या बढ़कर अब 196 हो गई, अब जो वर्तमान में इनकी संख्या वो कितनी है, 196, लेकिन शुरुआत कितने से हुई थी, 5 से, और 2 अक्टूबर 1975, तो 75 से ये और 5 याद रहेगा। एक जो एक्सेप्शनल या जो अपवाद है वो याद रखना कि सिक्किम और गोवा में कोई आरआरबी नहीं है, तो सिक्किम और गोवा में, ठीक है ना, सिक्किम और जीएस, जो आप जीएस पढ़ रहे हो, है ना, गोवा और सिक्किम, जीएस में कोई आरआरबी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा आप याद रख सकते हो। वरना सिक्किम और गोवा में कोई आरआरबी नहीं है, मतलब कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो ये 2 स्टेट थोड़े से याद रखना आप लोग। और इसका उद्देश्य क्या, मुख्य रूप से जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है, तो क्षेत्रीय नाम ही क्षेत्र में, मतलब क्षेत्रीय स्तर की, ग्रामीण यानी गांवों के लिए, और बैंक यानी बैंक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा का विस्तार करना, लोगों को बैंकिंग सुविधा से रूबरू कराना, परिचित कराना, उनको क्या कहते हैं, बैंकिंग सेवा के फ्रेंडली बनाना, बैंकिंग फ्रेंडली करना, उनको लोन देना, ऋण देना, मतलब उनकी जमाएं स्वीकार करना, इस तरह की जो गतिविधियां हैं बैंक की, वो ग्रामीण क्षेत्रों में करने का मुख्य कार्य आरआरबी के द्वारा किया जाता है। ये देखो, ये जो आरआरबी मतलब कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वाणिज्यिक बैंक, इन तीनों का, मतलब कि वाणिज्यिक बैंक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तीनों का संयुक्त उपक्रम है, यानी मतलब कॉम्बो पैक है, ठीक है ना। तो इसमें केंद्र सरकार 50% हिस्सेदारी रखती है, केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार ओनली 15% और वाणिज्यिक बैंक 35%, मतलब कि इनमें इतना ये फाइनेंस ये लोग करते हैं कि 50% केंद्र सरकार पैसा देती है किसी भी गतिविधि के लिए, 15% राज्य सरकार देती है, और जो वाणिज्यिक बैंक है वो 35% पैसे या रुपये इसमें इन्वेस्ट करती है या उनको फाइनेंस करती है। अब जो अपने सबसे काम का टॉपिक है और थोड़ा लंबा भी चलेगा, 1-2 सीरीज और चलेगी इसकी, आज मैंने थोड़ा तो काफी क्लास अपलोड कर ली, इसलिए थोड़ा कम ही लिया है, बाकी ज्यादा लेता हूं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो सबसे ज्यादा आप पढ़ते हो या जिसके बारे में सुना है, वो क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत की केंद्रीय बैंक है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। देखो स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, तो जब भी आपको पूछ ले कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को, ये ध्यान रखना भाई, बहुत बहुत मतलब क्या कहते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 अप्रैल 1935 को। कमेटी कौन सी थी जिसकी सिफारिश पर इसकी क्या कहते हैं कि मतलब स्थापना हुई थी, तो ध्यान रखना, यंग कमेटी, यंग हिल्टन कमेटी, या फिर जिसको रॉयल कमेटी भी कहा जाता था, उसके आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। यंग हिल्टन कमेटी या फिर रॉयल कमेटी की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना हुई थी। और जो ये तो कमेटी थी, और जो एक्ट था मतलब वो आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। देखो, जब पूछे कि कौन से ईयर में इसका प्रावधान था या स्थापना की प्रावधान किया गया, तो वर्ष आरबीआई एक्ट 1934, और कब स्थापना हुई, तो 1 अप्रैल 1935, ये ध्यान रखना मतलब। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी ये केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान था, मतलब पहले से ही, तो उसी की अनुपालना में ये स्थापित की गई थी। स्थापना के समय ये एक निजी बैंक था, आरबीआई एक मतलब क्या कहते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर का बैंक था, ठीक है ना। फिर राष्ट्रीयकरण मतलब इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को, मतलब तो ये भी ध्यान रखना, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया, और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
अपने क्या कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, मतलब ये भी ध्यान रखना। और स्थापना के समय से ये केंद्रीय बैंक था, मतलब सेंट्रल बैंक था, मतलब है ना, राज्य स्तर का नहीं था, केंद्रीय स्तर का बैंक था। कुछ समय के लिए इसने, एक चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, कि कुछ समय के लिए इसने बर्मा और पाकिस्तान के लिए भी नोट जारी किए थे। तो कभी ऑप्शन में आ जाएगी ऐसी कौन सी बैंक है निम्नलिखित में से जिसने कि कुछ समय के लिए बर्मा और पाकिस्तान के लिए भी नोट्स जारी किए थे। तो ये क्योंकि 1935 में बन गया था और उस टाइम भारत आजाद नहीं हुआ था, मतलब तो कुछ समय के लिए इसने बर्मा और पाकिस्तान के लिए भी नोट्स जारी किए थे। तो इस तरह से आज बिल्कुल छोटा सा वीडियो बना है, लेकिन 3 4 5 मतलब देखो जैसे देखो 1 2 3 4 5 बैंकों के बारे में आपको छोटी छोटी जानकारी मिल गई है, मतलब छोटी मतलब कंप्लीट है ये जानकारी। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए पुनः हर बार की तरह आपका आभार। इसको अधिक से अधिक ग्रुप्स में, दोस्तों में शेयर कीजिए, कुछ भी देखिए, सिर्फ इसको फास्ट रिकॉल करके या ऐसे क्या कहते हैं भाई छोड़ के मत देखा करें, पूरा देखें और आपको अपने भविष्य के लिए, परीक्षाओं के लिए सपने पूरे करने के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।